हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं संविधान, भारत का संविधान में। आज ये सेकंड पार्ट है। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सभी पहला पार्ट जरूर देखें, और इसके बाद जो वीडियो पर नए बने हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था। थोड़ा सा आप सभी को रिवीजन करवाना चाहेंगे, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं आज की टॉपिक, जो कि हमारा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे होता है और संविधान का विकास किस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था डेमोक्रेसी, यानी कि एक एग्जाम्पल था अब्राहम लिंकन जी का, जो कि संबंधित है किस प्रकार से है कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी कहलाता है। ठीक है, इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप एक बार वीडियो जरूर देखें। और इसके बाद हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने के बाद हमने किस टॉपिक पर पढ़ा था कल की वीडियो में, आवर सोसाइटी यानी हमारा समाज और डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो विविधता किसे कहते हैं, इसमें जो है विभिन्न प्रकार के टॉपिक और आप सभी को प्रश्न जितने बन सकते थे उन सभी के बारे में हमने आप सभी को अच्छे से बताया था। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखे थे, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, ये सब हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक हमने पहले पार्ट में कंप्लीट किया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक, जो कि संबंधित है हमारे संविधान से। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैंने कल की वीडियो में भी बताया था। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, फिर दूसरा हो जाएगा हमारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया, तीसरा हमारा हो जाएगा संविधान की विशेषताएं। और इन सभी को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे पढ़ना पड़ेगा और जाकर कि हमें पढ़ना पड़ेगा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, चार्टर एक्ट के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के बारे में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो जो सन में महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे उन सभी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटी के अंतर्गत ये सभी टॉपिक आते हैं। अगर आप पूछेंगे रेगुलेटिंग मतलब क्या होता है, तो रेगुलेटिंग का मतलब हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि घरों में गैस सिलेंडर पे गैस को तेज धीम करने के लिए या बंद करने के लिए क्या लगा होता है, रेगुलेटर लगा होता है। ठीक है, यानी कि गैस को जब चाहे तेज कर दे, जब चाहे धीमा कर दे, तो इसी से संबंधित हो जाता है रेगुलेटिंग। ठीक है, तो इसको अगर देखेंगे तो इसका मतलब कैसे हो जाता है कि जब भी किसी भी संस्था या व्यक्ति के अधिकारों को कम, ज्यादा या समाप्त किया जा रहा है, यानी कि ऐसा कोई आदेश जो जारी किया जाता हो, तो उसे क्या कहा जाता है, रेगुलेट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अधिकार को कम करना, अधिकार को ज्यादा करना या अधिकार को बिल्कुल समाप्त कर देना ही क्या कहलाता है, रेगुलेट कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है विभिन्न सन में जो भी एक्ट या कार्य किए गए थे तो उसको हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट के बारे में, जो कि चार्टर एक्ट का मतलब क्या हो जाता है, ये इसका मतलब हो जाता है घोषणा पत्र, कि जैसे कोई कार्य है कि कहा जाता है कि आज से ये काम होगा या यह काम नहीं होगा। ठीक है, और चार्टर एक्ट जो था ये हमेशा किसके द्वारा जारी किया जाता था, तो जो इंग्लैंड के क्वीन थी या किंग थे उन्हीं के द्वारा हमेशा चार्टर एक्ट जारी किया जाता था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इसका मतलब होता है जब आपके पास कोई प्रॉपर संस्था बन जाए जो कानून को बनाए या कामकाज देखे, इससे जो भी एक्ट पास होगा उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे कि रेगुलेट किसे कहा जाता है और चार्टर किसे कहा जाता है और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इन सभी के तहत जो है कुछ सन में जैसे चार्टर एक्ट हो जाता है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट हो जाता है 1773, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका चार्टर एक्ट के तहत हो जाता है आपका 1873 का चार्टर, 1813 का चार्टर एक्ट के तहत कौन से कार्य किए गए थे। फिर हो जाता है आपका 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का चार्टर एक्ट, ये सब जो है पढ़ना। इसके बाद भी बहुत सारे चार्टर हैं, लेकिन इन तीन को तो आपको प्रॉपर पढ़ना ही पढ़ना है। और यहाँ से आपका रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1773 का एक्ट भी पढ़ना है। और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में क्या पढ़ना है, इसमें हमें क्या पढ़ना है कि 1909 का अधिनियम, और साथ साथ में क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम 1919 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, और साथ में हो जाएगा 1935 का गवर्नमेंट एक्ट। तो ये तीन तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये जो हम कॉपी में लिख रखे हैं इसे तो हम प्रॉपर पढ़ेंगे ही, और इसके बाद कुछ और भी पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण होगा तो पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो आप सभी को पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। ठीक है, यानी कि
रेगुलेट एक्ट 1773 यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको बताने से पहले आप सभी थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, यानी कि भारत में जब अंग्रेजी सत्ता आई थी, तो उस समय भारत का मैप किस प्रकार से था, तो उस समय पर भारत में जो है पाकिस्तान भी था और अफगानिस्तान का भी देश, ये दोनों देश भी भारत में शामिल थे। तो भारत का कुछ मैप इस तरह से हो जाता था। उस समय पर जो है भारत में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। एक तो आपको पता है ये बंगाल का प्रेसिडेंसी हो जाता है, दूसरा आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी और तीसरा ये मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इन क्षेत्रों में जो है किसका शासन था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो कंपनी का इस पे शासन था। तो इसके तहत जो है किसे नियुक्त किया गया था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत किसे नियुक्त किया गया था, गवर्नर। बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन हेड हुआ करता था, तो गवर्नर था। वहीं मद्रास में भी कौन हेड था, तो गवर्नर थे। वहीं बॉम्बे में भी कौन हेड थे, तो गवर्नर था। तो इससे संबंधित जो है एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। तो इसमें पढ़ लेते हैं। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कहा भी जाता है या फिर बना भी दिया गया था। किस एक्ट के तहत, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1773 एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको पता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था। इसके साथ क्या होता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कारण तो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बनता है 1774 में। अब इसके बाद देखते हैं, उस समय पर अगर पूछें कि गवर्नर जनरल जब इन्हें बनाया गया था बंगाल का, वॉरेन हेस्टिंग का, तो क्या इनका पूरे भारत पर अधिकार था, नहीं। तो पूरे भारत पर जो है अंग्रेजों का भी अधिकार नहीं था। और जो है जो ये गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, ये सिर्फ बंगाल के ही बने थे। ठीक है, और बाकी के जो प्रेसिडेंसी थी तो वहां पर क्या थे, वहां पे गवर्नर ही थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर गवर्नर जनरल कर दिया गया है तो यहाँ भी कर दिया गया है, ऐसा नहीं किया गया था। सिर्फ बंगाल में जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, यानी कि पूरे के बंगाल का मालिक बना दिया गया था। नेक्स्ट है कि जब ये कलकत्ता में से एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 1774 में, तो उससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, तो 1773। और इसके बाद सन पूछे तो 1774 में की गई थी। इसके बाद क्या बनता है प्रश्न कि कलकत्ता में बने सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो उनका नाम था एलिजा एम्पे। ये थी कौन, ये मुख्य न्यायाधीश थी। जबकि अन्य जो 3 न्यायाधीश थे, ये थे हाइड, लिसेस्टर और चेम्बर्स। ये तीनों जो है न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश थी एलिजा एम्पे। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब आया था, तो 1784 में, यानी कि पिट का इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इससे जो है प्रश्न क्या बनते हैं ये हमारे एग्जाम में, तो कंपनी के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई थी, तो यह की गई थी पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था नियंत्रक परिषद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि कंपनी के कार्यों को राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों में बांट दिया गया। अब पूछ सकता है कि कंपनी के कार्यों को जो है राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों में कब बांटा गया था, तो 1784 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या को, अभी ये सामने फिर एक बार आएगा प्रश्न, आप यहाँ पे ध्यान से देंगे क्योंकि अभी हम 10 मिनट बाद फिर पढ़ने वाले हैं। तो गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या को 4 सदस्यों से घटाकर कितना कर दिया जाता है, 3 कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद गवर्नर जनरल को वीटो पावर की शक्ति दे दी गई। वीटो पावर का मतलब होता है किसी भी बिल पर या किसी भी एक्ट पर जो है वो अपना मतलब मत नहीं दे सकते हैं, यानी कि उसको निषेध यानी कि रोक सकते हैं। गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति कब दी गई थी, तो 1784 ईस्वी में, जिसे पिट का इंडिया एक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है 1786 का अधिनियम। इसके अंतर्गत आपको सिर्फ एक प्रश्न याद करना है कि 1786 के अंतर्गत क्या किया गया था, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की उपाधि दे दी गई थी, यानी कि जो ब्रिटिश सेना थी उसका जो है प्रधान किसे बना दिया गया था, गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति किस अधिनियम के तहत बनाया गया था, तो 1786 अधिनियम के तहत।
नेक्स्ट हमारा है कि 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट में आपको सिर्फ एक प्रश्न याद रखना है कि भारत में लिखित कानूनों यानी कि रिटन लॉज का आरंभ हुआ। तो भारत में जो है लिखित कानून का आरंभ कब किया गया था? तो 1793 का रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत। ठीक है, अब तक जो है जो भी कानून बनते थे वह जो है ऐसे बना दिया जाता था, यानी कि मुंह से बना दिया जाता था कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इस तरह का सजा दिया जाएगा। लेकिन अब यह जो है लिखित तौर पर कानून बनाया जाने लगा था। कब से? तो 1793 का रेगुलेटिंग अधिनियम से। अब हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट के बारे में। तो 1813 का चार्टर अधिनियम, इससे संबंधित जो है प्रश्न अब हम देखेंगे क्या बन सकता है। तो 1883 का चार्टर अधिनियम यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, इसमें क्या है? तो पहला नंबर देखते हैं कि कंपनी का व्यापारिक, ये बहुत बार पूछा गया है। वैसे अगर हिस्ट्री होता तो पूरा डिटेल में पढ़ाते, लेकिन ये पॉलिटी है तो मेन पॉइंट हमें पढ़ना है। तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार यानी मोनोपोली, ठीक है, व्यापार में मोनोपोली का जो कंपनी को प्राप्त था वो समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और उसे केवल चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार का अधिकार मिला। तो जो आपको पता ही होगा कि जब कंपनी बनाई गई थी 1600 ईस्वी में, उस समय पर भारत के जो बादशाह थे वो कौन थे? तो अकबर थे। ठीक है, तो उस समय पर जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक घोषणा पत्र साइन किया था कंपनी को, मतलब जो वहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको यह अधिकार दिया गया था कि आप भारत के साथ जो है व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी जो है पूरे भारत पर जो है एकाधिकार करके बैठी थी और उसी ब्रिटेन से जो है कोई और कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे जो है जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्हें जो है मोनोपोली का अधिकार दे दिया था कि सिर्फ जो है हमारे देश से यानी ब्रिटेन से सिर्फ कंपनी ही अकेले भारत के साथ व्यापार करेगी। लेकिन वही क्या होता है कि 1813 में जो है जो व्यापारिक एकाधिकार ब्रिटेन ने कंपनी को दिया था वो छीन लेता है। ठीक है, सिर्फ किस पर एकाधिकार रह जाता है? तो कंपनी का सिर्फ चाय पर और चीन के साथ व्यापार रह जाता है, बाकी के सभी व्यापार पर जो है एकाधिकार हटा देता है, यानी कि ब्रिटेन से और सारी कंपनियां भारत के साथ व्यापार करने चली आती हैं। ठीक है, तो चाय पर और चीन के साथ जो है अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस पर एकाधिकार था। आपको पता है कि उस समय पर जो है भारत में सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती थी और चीन में जो है अफीम के व्यापार के साथ जो है कंपनी जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो कंपनी जो है दो प्रोडक्ट पे यानी कि एक तो चाय और दूसरा चीन के साथ अपने अधिकार को महारानी से मांग के रखा था कि सारा ले रही हैं तो कम से कम हमें दो पर जो है पूर्ण रूप से अधिकार दे दीजिए। तो कंपनी ने बोला ठीक है, किस पर चाहिए? तो वो ब्रिटिश जो यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बोला कि हमें चाय का पर एकाधिकार दे दीजिए और दूसरा हमें चीन के साथ व्यापार करने का अनुमति पूर्ण रूप से दे दीजिए। ठीक है, फिर अभी क्या होता है कि बाद में जब 1833 के चार्टर एक्ट में यह भी अधिकार जो है कंपनी से छीन लेती है, ये वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तब जो है ये भी अधिकार छीन लेती है। ठीक है, अभी फिलहाल इतना याद रखेंगे कि 1813 ईस्वी में 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है। भारत में शिक्षा पर जो है ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में शिक्षा पर कंपनी ने 1 लाख वार्षिक खर्च का बजट तैयार किया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कंपनी द्वारा 1 लाख वार्षिक खर्च का शिक्षा पर बजट किस चार्टर एक्ट के तहत तैयार किया गया था? तो 1813 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? भारत में ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। तो इस चार्टर एक्ट के तहत जो है जो ईसाई मिशनरी थे यानी कि जो पादरियां थे वो भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे थे। ठीक है, तो इस चार्टर एक्ट के तहत आपको 3 चीजें याद रखना है। एक तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, दूसरा शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया गया और तीसरा हो जाता है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार के लिए भेजा गया, यानी कि अनुमति दे दी गई। अब देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 का। ठीक है, तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत अब देखते हैं कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो कंपनी के पास एकाधिकार बचा हुआ था चाय और चीन पर वो भी समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अब जो भी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां जो है ब्रिटेन से आ रही थी व्यापार करने के लिए, तो अब वो जो है चाय और चीन के साथ भी व्यापार कर सकती थी। कंपनी को केवल अब जो है कंपनी को क्या अधिकार दे दिया गया था? तो कंपनी को केवल प्रशासनिक और राजनयिक
राजनैतिक उत्तरदायित्व दिया गया। ठीक है, तो ये मतलब हो जाता है कि कंपनी अब जो है केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर को, इसमें जो है दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो 1833 आते आते आप देख सकते हैं, मैंने फिर एक छोटा सा भारत का मैप बनाया है। 1833 तक आते आते जो 1773 तक भारत में जो है ब्रिटिश कंपनी का अधिकार कितना था, आप देख सकते थे कि इतना था, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी और इधर हो जाता था आपका मद्रास प्रेसिडेंसी और यहाँ पे आपका हो जाता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो 1773 तक यहाँ तक सिर्फ इन 3 क्षेत्रों में ही कंपनी का अधिकार था। लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट आते आते भारत पे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से अपना अधिकार कर लेती है। ठीक है, जब पूर्ण रूप से कंपनी पूरे भारत पर अधिकार कर लेती है तो उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो अब उसे क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन तब भी बन सकता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। ठीक है, तो प्रश्न क्या बनता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्या है, इस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद को यानी काउंसिल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। जो गवर्नर जनरल पहले बंगाल के लिए सिर्फ कानून बना रहा था, वही 1833 के चार्टर एक्ट के तहत उसे पूरे भारत पर जो है कानून व्यवस्था बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसमें एक विधिक सलाहकार की नियुक्ति की गई। ठीक है, इसमें एक विधिक सलाहकार की नियुक्ति की गई। यह प्रश्न पूछा गया है कि किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में विधिक सलाहकार की नियुक्ति की गई थी, तो 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे, विधिक सलाहकार की नियुक्ति कब की जाती है, तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। फिर क्या हो जाता है कि प्रथम विधिक सलाहकार कौन थे, तो प्रथम विधि सलाहकार बनाए गए थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो भारत के प्रथम विधिक सलाहकार कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले थे। और इसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा विधिक आयोग कब बनाया गया, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विधिक आयोग कब बनाया गया और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये 2 प्रश्न बन रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विधिक आयोग कब बनाया गया और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये 2 प्रश्न आपका बन रहा है। तो प्रथम विधिक आयोग कब बनाया गया था, तो 1834 में, यानी कि चार्टर एक्ट कब आया था, तो 1833 में आया था। उसी की 1 साल जो है बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या बना दिया, विधिक आयोग बना दिया। और इसके बाद उस विधिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, तो जो है विधिक आयोग का हेड कौन बना था, लॉर्ड मैकाले। और प्रथम विधिक सलाहकार कौन बने थे, तो वो भी लॉर्ड मैकाले ही बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1853 का राजलेख, यानी कि रॉयल ऑर्डर ऑफ 1853। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। 1853 का राजलेख यानी विधि निर्माण के लिए, इसमें आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट पढ़ना है। विधि निर्माण के लिए 12 सदस्यीय वाली परिषद का निर्माण किया गया। तो 12 सदस्यीय वाली परिषद का निर्माण कब किया गया था, तो 1853 का राजलेख के द्वारा। विधि निर्माण मतलब होता है लॉ मेकिंग, यानी कि जो कानून बनाते थे। ठीक है, तो कानून बनाने के लिए 12 सदस्यीय वाली परिषद का निर्माण कब किया गया था, तो 1853 का राजलेख द्वारा। इसके बाद हो जाता है विधि सदस्य, यानी कि लॉ मेंबर। ठीक है, तो विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया। तो गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया। ठीक है, और यह जो है कब बनाया गया, तो 1853 का राजलेख के द्वारा। तो स्टूडेंट आज बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो तो है नहीं, लेकिन अब हम थोड़ा सा हमें काम हो जाता है। और इसके बाद हमने आप सभी से
प्रॉमिस अगर किया है कि 15 से 16 पार्ट में पॉलिटी खत्म कर देंगे तो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए, और आपको बता दें कि कल हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और वैसे भी आपको पता है कि 1853 के बाद जो है 1857 की क्रांति हो जाती है भारत में, ठीक है। तो उस समय जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसे लगा कि अब जो है कंपनी जो है भारत की सत्ता को संभाल नहीं सकता है, इसलिए जो है कंपनी अपनी सारी शक्ति जो है मतलब भारत में जो है अपनी शक्ति का यूज करने लग जाती है, ठीक है। तो कंपनी को बिल्कुल समाप्त करके जो है भारत पर जो है शासन कोर करने लग जाता है क्राउन, यानी कि जो वहाँ के ब्रिटिश के राजकुमार होते हैं वो जो है भारत पर अपना अधिकार तब शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो 1857 की क्रांति पढ़ने में थोड़ी टाइम लगेगी, उसमें जो है महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1858, ठीक है। तो ये हम कल की टॉपिक अपना रखेंगे। तो आज के लिए इतना ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा प्रश्न इसमें जो है वो आप एक बार PDF से याद कर लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।